स्वदेशवासी बंधुगण, आज मैं हमारी आज़ादी के महान नायक सावरकर और सुभाष के बारे में और उन्होंने किस तरह देश को आज़ाद किया उस बारे में आपको बताता हूँ। सुभाष बाबू के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो ICS की परीक्षा में पास किए थे और उस समय ICS होना मतलब ज़िंदगी बहुत ही सुविधा में, बहुत ही लग्जरी में चलेगी। उन्होंने ICS पास करने के बाद भी ICS ज्वाइन नहीं किया। मातृभूमि की सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उसी तरह सावरकर ने बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ी, बहुत उच्च नंबर से पास किए इंग्लैंड में जाके, किंतु उन्होंने महारानी विक्टोरिया के नाम पर शपथ लेने से इनकार कर दिया और उनको बैरिस्टर की डिग्री नहीं दी गई। ऐसे देशभक्त थे सावरकर और सुभाष। तो सावरकर के बारे में लोगों को बहुत सी गलत धारणाएं हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं उनके जीवन के बारे में। महाराष्ट्र में चाफेकर बंधुओं को फांसी दी गई, उससे उनका दिल बहुत दुखी हो गया और उन्होंने शपथ लिया कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है अपनी जो कुल देवी है उसके सामने में, और वह लग गए स्टूडेंट डेज से ही इस ध्येय में। स्कूल से भी उनको बहिष्कृत कर दिया गया क्योंकि उन्होंने विक्टोरिया के नाम पर जो शपथ लेना था, प्रोसेसन निकालना था, उसका विरोध किया। जब बंग भंग का आंदोलन हुआ तो उन्होंने एक आविष्कार किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और तिलक की उपस्थिति में ये काम हुआ। तिलक गदगद हो गए, क्या बात है तुम्हारे इनोवेशन की। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने भारत के छात्रों को जो स्वदेश की सेवा करना चाहते हैं और विदेश आकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कई छात्रवृत्ति बना रखी थी। तो सावरकर जी ने वो विज्ञापन में देखा, उन्होंने तिलक जी से कहा, महात्मा तिलक से। महात्मा तिलक ने उनका नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा को रिकमेंड किया। तो जो 3-4 छात्रवृत्ति बना रखे थे, उसमें महाराणा प्रताप के नाम पर भी था, शिवाजी जी के नाम पर भी था। इनको शिवाजी जी की छात्रवृत्ति दी गई और ये चले गए लंदन पढ़ने के लिए। लंदन में जब इंडिया हाउस में रहते थे तो वहाँ इन्होंने देखा ब्रिटिश लोगों का अत्याचार। जो पहला 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसको उन्होंने सिपाही म्यूटनी की संज्ञा दे दी। उन्होंने ब्रिटिश की लाइब्रेरी में जाके अध्ययन किया और एक किताब लिखी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए क्या विडंबना है कि एक किताब पर प्रकाशित नहीं हुई, उसके पहले अंग्रेजों ने उसको बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। क्या बात है। ठीक, बाद में तो वो हमारे स्वतंत्रता सैनिकों की गीता बन गई वो पुस्तक, चाहे भगत सिंह हो चाहे सुभाष बोस हो, सबके लिए। इसीलिए शायद अंग्रेजों ने उसको बैन किया होगा। अब लंदन में रहते हुए सावरकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान चला रखा था। उनमें उनको मदन लाल धिंगड़ा एक नौजवान मिला साथी के रूप में। लाला लाजपत राय को जब मांडला जेल में भेज दिया गया बंग भंग आंदोलन के समय, वो क्षुब्ध हो गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्जन वाइली को उसने जान से मार डाला। पूरा लंदन कांप गया कि ये इंडियन क्या कर रहे हैं, हमारी धरती पर आके हमको मार रहे हैं। तो सावरकर को उस मामले में अंग्रेजों ने फंसाया और इंडिया के एक मामले में फंसाया कि वहाँ अस्त्र भेजा था। और इंडिया में ट्रायल करने के पहले उनको जब समुद्र से ला रहे थे तो फ्रांस के तट पे वो जहाज़ से ब्रिटिश को धोखा देके, चकमा देके निकल के फ्रांस तट पर पहुँच गए। तो अब फ्रांस की ड्यूटी होती थी कि उसको हैंड ओवर नहीं करना अंग्रेज़ों को, पर वहाँ की पुलिस भाषा नहीं जानती थी, उन्होंने अंग्रेज़ों को हैंड ओवर कर दिया। हेग की अदालत में केस चला, वहाँ अंग्रेज़ों ने किसी तरह मैनेज कर लिया
कि तो फ्रांस की पार्लियामेंट में ऐसा शोरगुल हुआ कि अंग्रेजों को तुमने दिया, हैंडओवर किया सावरकर को, तो वहाँ के प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा। ऐसे थे सावरकर। अब इनको बिना किसी मतलब के इनको 50 बरस का कारावास दे दिया गया, ताकि ये आदमी कारावास से निकलेगा तो मर के ही निकलेगा। 24, 25 की 26 की उम्र थी जब इनको 27 की होगी। कारावास दिया गया 1910 में, 10 या 11 में दिया गया, मैं भूल जा रहा हूँ। वो भी अंडमान में। उनके गले में एक पट्टा लगा दिया गया, डी फॉर डेंजर। जब ये अंडमान कारावास में प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ के जो सिपाही इंचार्ज थे, उसने कहा तुम तो यहाँ से मर कर ही निकलोगे। तो सावरकर को कितना आत्मविश्वास था, अरे तब तक तुम्हारा अंग्रेजी शासन रहेगा क्या। उन्होंने ठीक ही एज्यूम किया। जिस दिन वो गए थे उसके 37 बरस बाद देश आज़ाद हो गया। 50 बरस का इंतजार नहीं करना पड़ा। क्या दूरदृष्टि थी, युग। अब सावरकर पर वहाँ बहुत जुल्म हुआ, उसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सब कैदियों को अंडमान में छोड़ दिया गया, पर सावरकर और सावरकर के भाई को नहीं छोड़ा गया। तब चारों तरफ हो हल्ला होने लगा। कांग्रेस में भी, अधिवेशन में भी इसकी चर्चा हुई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चर्चा हुई। तब किसी तरह सावरकर को छोड़ा गया और इंडिया लाया गया। इंडिया में पहले कलकत्ता रखा गया, फिर महाराष्ट्र में एक जगह रखा गया। अब जब इंडिया में लाया गया फिर चिल्लाचिल्ली होता है। तो सावरकर को छोड़ा गया 5/1/1924 को छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया कि सावरकर रत्नगिरी जिले में ही निवास करें और बिना भारत सरकार की अनुमति के रत्नगिरी जिले के बाहर पग नहीं रख सकते। यदि कोई अत्यंत ही आवश्यक कार्य हो उसके लिए भी उनको जिलाधिकारी की अनुमति से बाहर जाना होगा। बिना सरकार की स्वीकृति के वे 5 वर्ष तक निजी तथा सार्वजनिक तौर से किसी भी प्रकार की राजनीति में भाग नहीं लेंगे। ये बात 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद यदि सरकार चाहे तो इस प्रतिबंध का नवीकरण कर सकती है। इस तरह हर 5 साल पर सावरकर का एक्सटेंड कर देते थे। पर सावरकर यहाँ चुप बैठने वाले नहीं थे। उन पर राजनीतिक प्रतिबंध था, सामाजिक प्रतिबंध तो नहीं था। तो हिंदू समाज में जो कभी छुआछूत था ही नहीं। यदि छुआछूत होता तो मुस्लिम शासन के अंदर उनके सामने छूट थी कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए। हिंदू समाज में ये लोग दिखाते ही इतना अत्याचार है हरिजनों के ऊपर छुआछूत का, तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते। उन्होंने तो कोई गया नहीं। मतलब हमारे धर्म में कोई भिलनी हो चाहे केवट हो, सब समान थे, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, चाहे डोम राजा हरिश्चंद्र होता था। ये तो अंग्रेजों ने आकर जाति व्यवस्था को इतना मजबूत बना दिया, छुआछूत वगैरह चालू हो गया। तो अछूतोद्धार के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहाँ एक पतित पावन मंदिर है रत्नगिरी में, वो स्मारक है। उस पतित पावन मंदिर का एक जो पुजारी है वो एक ये नीची जात का आदमी है, मेहता है, पर उसमें पांडित्य था। उसको परीक्षा में पास किया, उसको उन्होंने बनाया। पहले ऐसे ही होता था। हमारे गीता में क्या कहता है श्री कृष्ण जी ने, चतुर्वर्णम ममम कृत्वा गुण कर्म स्वभाव। गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है, जन्म से नहीं। तो सावरकर इस काम में लगे रहे। उन्होंने लोगों के साथ एक पंगत में बैठ के खाना आरंभ कर दिया। एक पंगत में खाना है हमको, कोई भी आज तक हिम्मत नहीं किया। मंदिर में तो प्रवेश करवाया ही करवाया। 1937 में जब चुनाव हुए तो जीवराज मेहता बॉम्बे के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। 3 बार सावरकर का एक्सटेंशन कर दिया, 1924 से 29, 1934, 34 से 37, 39 तक का हो गया।
तो जीवराज मेहता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लूँगा यदि सावरकर के ऊपर से ये प्रतिबंध नहीं हटा, और सावरकर को रिलीज़ नहीं किया गया। तब सावरकर जी को रिलीज़ किया गया और ये प्रतिबंध हटा। तो वो तो तिलक के शिष्य थे। तो कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी सब गए, बोले कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाइए। उन्होंने कहा ये कांग्रेस तिलक वाली कांग्रेस नहीं है, ये गांधी वाली कांग्रेस है, इसमें मैं नहीं जा सकता। फिर उनको हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष बने, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस को हिंदुओं के अंदर व्यापक प्रचार करने के लिए बनाई थी। और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते थे लाला लाजपत राय, श्रद्धा आनंद, मदन मोहन मालवीय, आपका राजेंद्र प्रसाद, सब इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। और कांग्रेस के अधिवेशन में उसी स्थान पर हिंदू महासभा का भी अधिवेशन होता था। गांधी, जवाहरलाल, मोतीलाल सब उसमें अटेंड करते थे, जगजीवन राम सब। उन्होंने उसको ज्वाइन किया एज ए प्रेसिडेंट। और जब प्रेसिडेंट उन्होंने ज्वाइन किया तो हमारे देश में हिंदू लोग मिलिट्री में नहीं जाते थे। तो मिलिट्री में नहीं जाने से क्या होता था, हमारी संख्या मिलिट्री में बहुत कम थी, हम 32% थे, और मुस्लिम 66%, और हमको आंख दिखाते थे मिलिट्री पर हमारा कब्जा है। इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध लगा। अंग्रेजों को अपनी सेना जो है 2 लाख से 10 लाख बनानी थी। तो वायसराय लिलितगो ने सावरकर जी को बुलाया। तो उन्होंने उससे कहा, आप हमारी मदद करेंगे क्या ये रिक्रूटमेंट में? तो सावरकर जी ने कहा, क्यों नहीं करेंगे, हम आपकी मदद क्यों नहीं करेंगे? आपने तो हमसे शस्त्र ले लिया 1857 के बाद। वायसराय लॉर्ड लिलितगो ने सावरकर से दोबारा 5 जुलाई 1940 में शिमला में भेंट की। उस समय जब भारतीयों के सैनिकीकरण की बात हुई तो सावरकर ने वायसराय से स्पष्ट शब्दों में कहा, ब्रिटिश सत्ता के हित को दृष्टि में रखते हुए आपको भारतीय सेना की आवश्यकता अनुभव होती है, किंतु हमारा दृष्टिकोण इससे सर्वथा भिन्न है। हम हिंदू और हिंदुस्तान के हित को देखते हुए अधिकाधिक हिंदुओं की भर्ती को उपयुक्त समझ रहे हैं। भारतीय सेना में हिंदुओं को कमीशन नहीं मिलते, यह प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। कुछ हिंदू जातियों पर असैनिक होने का भी जो आरोप है उसे रद्द करके प्रत्येक हिंदू मात्र को सेना में भर्ती की छूट मिलनी चाहिए। वायसराय ने उनकी बात को ध्यान से सुना। उसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना में हिंदुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस तरह सावरकर जी ने पूरे हिंदुस्तान में कैंप लगाया, ये मौका नहीं छोड़ना है हिंदू महासभा के बैनर में। और 8 लाख सैनिक जो भर्ती होने थे उसमें 6 लाख हिंदुओं को भर्ती कर दिया मिलिट्री में। मुस्लिम लीग के नेता बहुत चिल्लाने लगे, इसमें तो हिंदुओं की मेजॉरिटी हो गई। सावरकर बोलते, जिसके हाथ में सेना उसके हाथ में सत्ता। तो सावरकर जी के सैनिकीकरण अभियान से सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रभावित थे। गांधी ने जब सुभाष बोस से रिजाइनेशन ले लिया कांग्रेस अध्यक्ष का, तो कांग्रेस से भी निकाल दिया कि अगले साल वो चैलेंज करेगा फिर। तो सावरकर जी के पास सुभाष चंद्र बोस गए बॉम्बे। सावरकर सदन में उनसे मिले। वो उनके सैनिकीकरण अभियान से बहुत प्रभावित थे। तब उनके बीच वार्तालाप हुआ। तो सावरकर जी ने सबसे पहले उनसे पूछा, भाई आप क्या करना चाहते हो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता के रूप में? तो बोला कि मैं तो अंग्रेजों का स्टैचू तोड़ूंगा। तो बोला, आप जैसा आदमी जिसने गांधी को भी पटक दिया और आपकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता। विश्व युद्ध में अंग्रेज भी तो चाहते हैं आप उनका स्टैचू तोड़ें और आपको जेल में रख दें, आप अंग्रेजों की जेल में सड़ें। उससे बढ़िया है रास बिहारी बोस जैसे इंडिया के अंग्रेजों को चकमा देके जापान पहुंच गए, तो उन्होंने रास बिहारी बोस से उनका पत्र व्यवहार होता था, उनको दिखाया। तो आप भी इंडिया से बाहर जाइए चकमा देके और रास बिहारी बोस की मदद कीजिए, कि कुछ समय बाद जापान भी इंडिया पर हमला करने वाला है। तो बाहर में जो प्रिजनर्स ऑफ वार जो हैं इंडियन सैनिक,
उनको ऑर्गेनाइज कीजिए। तो फिर उन्होंने अपना मतलब भी बताया कि मैंने जो 6 लाख सैनिक बनाए हैं, प्रवेश कराए हैं हिंदुओं को अपनी सेना में, यही देश में क्रांति लाएंगे, यही सैनिक आपको वहाँ मिलेंगे। तब वो जाने लगे तो सुभाष बोस से उसने कहा, भगत सिंह की कुर्बानी को याद कर लीजिए, मदन लाल धिंगरा की कुर्बानी को याद कर लीजिए, और खुदीराम बोस और अनगिनत लोगों के शहीदों की कुर्बानियों को याद कर लीजिए। आज के दिन हिंदुस्तान में मुझे एकमात्र आप ही दिखते हैं जो उनकी कुर्बानियों से देश को आज़ाद करा दे सकता है। बस आप किसी तरह हिंदुस्तान से बाहर जाइए, मैंने ज़मीन बना दिया है। कुछ दिन बाद सुभाष बोस उनको चकमा देके, अंग्रेज़ों को चकमा देके जर्मनी पहुंच गए और बाद में जापान पहुंच गए। जापान में 5000 जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के, वहाँ से भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ। उसके बाद जब सिंगापुर पर हमला हुआ तो उसमें 45,000 सेना थी अंग्रेजों की। तो रास बिहारी बोस, जापानी सेना भी नहीं सक रही थी, तो रास बिहारी बोस ने युद्ध को रोक कर आगे गए और उनसे आग्रह किया सैनिकों से कि आप मातृभूमि के लिए क्यों नहीं लड़ते, अंग्रेजों के लिए क्यों लड़ते हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव हुआ, जापानी भी हतबक्के रह गए। एक बार में 45,000 सैनिक और 300 ऑफिसर अंग्रेजों को छोड़ के आज़ाद हिंद फौज में आ गए। तो सावरकर ने जो मिलिटराइजेशन ऑफ हिंदू प्रोग्राम आरंभ किया था, उसकी पहली फतह यहाँ पे हो गई। तो 5,000 से सीधा 50,000 की आज़ाद हिंद फौज हो गई। इस पर सुभाष बाबू ने भी उनको, बाद में मैं उस चैप्टर पे आता हूँ। तो जब अंडमान निकोबार में फतह कर लिया और इनके हाथ में आ गया, ये आज़ाद हिंद फौज के हाथ में आ गया, when in November 1943 Andaman and Nicobar Island were handed over to Netaji by Japan, he visited the first patch of liberated land and renamed them Shahid and Swaraj Island. At that time, Ras Bihari Bose, chief advisor to the provisional government of Free India, addressed Savarkar from the first broadcasting station of the government in Singapore in these words: Swatantra Veer Savarkar ji, it is my happy duty to salute you, a senior soldier. On this occasion, truly it is salute to the very embodiment of sacrifice. When you were freed, there was a divine hand behind it. Your propaganda that our politics should not depend upon the foreign policies of others and the England's enemies are our friends upholds the real greatness of your personality. Bande Mataram. Subhash Babu also did not fail to pay his tribute to Savarkar. 25/6/1924. Free India Radio Singapore. When due to the lack of foresight, most leaders of the Congress party decried soldiers of the Indian Army as a mercenaries, it is gratifying to note that only Veer Savarkar is boldly directing the Indian youth to join the army. These very youths are available to our Indian National Army as trained soldiers. तो आज देखिए, आज़ाद हिंद फौज भी सावरकर जी के सपनों के चलते, सावरकर जी के काम के चलते बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी और इंग्लैंड, इटली ने सरेंडर कर दिया अप्रैल में, तो जापान ने सरेंडर नहीं किया। बोले हमारे भगवान बुद्ध का देश है, इसको हम लिबरेट करेंगे। तो जापान को और आज़ाद हिंद फौज आके हिंदुस्तान की बॉर्डर पे लड़ने लगी, इम्फाल में लड़ने लगी। तो दिल्ली पहुंचने में तो देर नहीं था। तो अंग्रेज़ों ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया हमको बचाइए। तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया, एटॉमिक बम गिराया, तो आत्मसमर्पण करना पड़ा जापान को। पर सुभाष बाबू ने कहा
हमारी आज़ादी की, वो जापान आत्मसमर्पण कर सकता, हमारी आज़ादी की लड़ाई यहाँ समाप्त नहीं होती है। अब अंग्रेज उनको कैद करके यहाँ लाए, लाल किले में उनका ट्रायल हुआ, सब जानते हैं। उसका प्रतिफल क्या हुआ, हमारी जो इंडिया की आर्मी थी वो सहन नहीं कर सकी। तो सबसे पहले तो बॉम्बे में जो हमारी एयरफोर्स है उसमें बगावत की शुरुआत होने लगी, और फिर हमारी जो नेवी है उसमें 18 फरवरी 1946 को RIN विद्रोह शुरू है। 18 फरवरी को IMHN तलवार पर वो 22 जहाज में फैल गया भारतीय नौसेना के। 25 से कौशल बैरक में नौसेना मुक्ति के लिए चेष्टा करने लगी। कराची हंगामा में पड़ गया। हिंदुस्तान से ब्रिटिश सेना पर तोप दागी जाने लगी। यूनियन जैक की जगह तिरंगा पताका फहराया गया। बम्बई, कलकत्ता और अन्य शहरों में प्रतिवाद मुखर हो गया। अब साथ सब युद्ध में 18 जहाज, 20 तीरथ घाटी और 20,000 के लगभग नाविक शामिल हुए। उपरोक्त बम्बई, मद्रास, पूना, कलकत्ता, जसोर, अम्बाला और भारतीय विमान वाहिनी भी ये स्ट्राइक में चली गई। 23 फरवरी पटेल और जिन्ना के अनुरोध पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया और पटेल और जिन्ना को बुलाया इन्होंने, वायसराय ने, कि आप INA के जो आपके सिपाही हैं विद्रोह पर लगे हुए हैं उनसे बोलिए INA के जो सेनापतियों को हमने पनिश किया वो नहीं होगा, INA का ट्रायल भी ख़त्म होगा और भारत को भी आज़ादी दी जाएगी। अब भारत की आज़ादी पर यह काम चलने लगा तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रखा गया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में साम्राज्य सत्ता छोड़ने का समय आने के कारण दुखी हुए चर्चिल के प्रश्न का निरुपाय होने से उत्तर देते समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जिन 3-4 वाक्यों में ब्रिटेन की आवश्यकता का सूत्र रूप वर्णन किया, ये वाक्य इस प्रकार है: ब्रिटेन इज ट्रांसफरिंग पावर ड्यू टू द फैक्ट that the Indian mercenary army is no longer loyal to Britain and Britain cannot afford to have a large British army to hold down India. इन दो सैनिक दुर्बलताओं के कारण ब्रिटेन को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। अहिंसा का सिद्धांत हमें समझ आने के कारण हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, अतः साम्राज्यवाद अन्याय है, इसलिए स्वेच्छा से हमने हिंदुस्तान छोड़ा। इस प्रकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली अथवा किसी ब्रिटिश संसद सदस्य ने नहीं किया। अर्थात सन 1906 से लेकर 1947 तक सशस्त्र क्रांतिकारी पक्ष ने हिंदी सेना में जो ब्रिटिश विद्रोह फैलाया और इसी का परिणाम मिला, हमको आज़ादी मिली। इसके बाद यहाँ क्लियर नहीं हुआ किसने आज़ाद करवाया। 1956 में एटली जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिन्होंने हमको स्वाधीनता दी, वो भारत भ्रमण पर आए हुए थे। कलकत्ता में वो रुके हुए थे राजभवन में। तो राजभवन में जो ये थे गवर्नर साहब, वो पूर्व जज मिस्टर चक्रवर्ती थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि क्विट इंडिया मूवमेंट भी असफल हो गया और आप लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध भी जीत लिया, तो कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं थी कि ब्रिटेन को भारत छोड़ना पड़े। इस पर एटली साहब ने जवाब दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने हमारी स्थल वाहिनी, नौ वाहिनी और अन्य वाहिनी को अंग्रेज़ों के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए हमको देश को आज़ाद करना पड़ा। मतलब देश को सुभाष चंद्र बोस के चलते अंग्रेज़ों ने आज़ाद किया और सुभाष चंद्र बोस
को आज़ादी के लिए आगे कौन बढ़ाया? सावरकर, जिसने 6 लाख हिंदुओं को इस सेना में भर्ती किया। जय हिंद, वंदे मातरम।